सेफ्टी में यही हमारा काम था कि हम जांच करें कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट क्यों होता है। और एयर इंडिया छोड़ने के बाद एक संस्था के साथ मैं जुड़ी हूँ जिसके साथ मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस वाले पायलट्स, हर फ्लीट के पायलट हैं, जो हम बच्चों को भी गाइडेंस देते हैं सीपीएल की पढ़ाई के लिए। और ये सब चीज़ें हम देखते हैं, उसमें से हमें देख के जो समझ में आ रहा है कि अगर ये चीज़ सही है, अगर मतलब करेक्ट सोर्स से आया है कि अगर पायलट ने बोला है कि नो थ्रस्ट अनेबल टू लिफ्ट, तो पायलट ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और ऊपर से अगर जो हमारे लोन सर्वाइवर है, उन्होंने जब बोला कि हाँ एक इमरजेंसी एग्ज़िट लाइट्स ऑन हो गई थी, वो भी बताता है कि जनरेटर्स में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, जिसके कारण इंजन में प्रॉब्लम होने से वो जनरेटर्स बंद हो गए थे। इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके आगे हमें वेट करना पड़ेगा DFDR डिकोडिंग का और CVR रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कि हम निश्चित होकर बोल पाए कि क्या हुआ है। और अभी ये जब भी कोई इतना बड़ा हादसा होता है, ये चला जाता है सीधा AAIB के पास, तो उनसे ही जो इन्फॉर्मेशन आएगा वही ऑथेंटिक आएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन को हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर दोनों इंजन, ये प्लेन तो है एक मशीन, और आज के दिन में पूरे विश्व में बहुत एयरक्राफ्ट ऐसे उड़ रहे हैं जो 2 इंजन पे बहुत सारी पैसेंजर्स लेके, लेकिन 2 इंजन साथ में फेल हो जाना, एक मशीन का फेल हो जाना, ये थोड़ा इम्पॉसिबल की तरफ ही जाता है। नहीं तो हम जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, वो सब को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि ये किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन इसके पीछे मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण दोनों इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था। देखिए, जब तक मैं थी और जो मैंने उसके अंदर देखा है कि अभी तक हमारा विमान मेंटेन किया जाता था AIESL की तरफ से, जो एयर इंडिया का ही एक पार्ट था। उनमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स होते हैं, और जब से ये सारे विमान एयर इंडिया में आए हैं तब से वो उनकी देखभाल या उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब टाटा मैनेजमेंट आने के बाद उन्होंने अपना वो बनाने का अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाने का सोचा, जिसमें से उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इंजीनियर्स या काफ़ी सारे लोगों को लिए जो स्पाइस जेट जैसी संस्था से होते हैं या अलग अलग जगह से आए हैं। एक तो इनके बीच एक बहुत सारे फैक्शंस हो गए हैं कि कोई एक स्पाइस जेट का ग्रुप है, एक एयर एशिया का ग्रुप है, एक विस्तारा का ग्रुप है। उसमें उसके ऊपर से जो सबसे क्वालिफाइड लोग थे उनसे उन्होंने मेंटेनेंस ले लिया है। अब कुछ बाहर की कंपनीज को भी, जैसे टर्किश टेक्निक हो गया, उनको मेंटेनेंस सौंपा गया है, मेजर मेंटेनेंस कुछ जगह से सौंपा गया है। तो हाँ, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता ही है कि आफ्टर थॉट एक आता ही है कि जब इतने सालों से जब एयर इंडिया की जो AIESL जब मेंटेनेंस कर रहा था, ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ तो अब जाके क्यों हुआ जब उन्होंने दूसरा लोगों को बाहर से लेना शुरू किया है। देखिए, मेरा मानना ये है कि मर्जर होने के बाद एक तो लोगों में ये चीज़ आ गया है कि कौन बैठेगा कितनी ऊंची पोजीशन पे, ये एक लड़ाई तो चल ही रही है। उसके ऊपर से जैसे इंजीनियरिंग में भाग हुए हैं, वैसे बाकी सारे डिपार्टमेंट में भी ये ग्रुप्स बन गए हैं कि एक ग्रुप है जो पुराने एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ है, कुछ विस्तारा के एम्प्लॉयज़ है, कुछ एयर एशिया के एम्प्लॉयज़ है। अब देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एक एयरलाइन का, जो DGCA मैंडेट करता है कि हाँ कोई पोस्ट होल्डर्स होना चाहिए जो अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अकाउंटेबल है लेकिन डिसीजन लेने वाले कोई लोग और है। बहुत लोग बाहर से लेके आए गए हैं जिनको इतना बड़ा संस्थान चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, क्वालिफ़िकेशन बोला जाए तो जो क्वालिफ़िकेशन अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो करेंगे तो फिर उस पोस्ट में नहीं बैठेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस का एक वैल्यू होता है। जैसे हम लोग जो पायलट्स होते हैं, CPL होल्डर्स होते हैं, सबके पास 200 घंटा होता है जब जाके उनको CPL मिला है। लेकिन
फिर फ्लाइंग जब करना शुरू होता है, शुरू करते हैं, तो किसी के पास 1000 घंटे होते हैं, किसी के पास 2000 घंटे होते हैं। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो अगर ऊंचे पद में जो लोगों के एक्सपीरियंस कम है उनको बिठाया जाए तो बहुत डिसीजंस गलत लिए जा सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी मैं देना चाहूँगी। जैसे एक पायलट अगर फ्लाई किया है, वो अबू धाबी से बॉम्बे फ़्लाई किया है, बॉम्बे से कलकत्ता फ़्लाई किया है, कलकत्ता में 3 घंटा रुका है एयरपोर्ट पे, फिर वो एज अ पैसेंजर दिल्ली गया है। तो ऑलमोस्ट 16 घंटे के करीब वो ड्यूटी पे था। अब अगर आपका संस्थान सेफ्टी की तरफ इतना कंसर्न है तो ऐसा प्लानिंग ही क्यों करेंगे।